नेक्स्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC जिसे बोला जाता है। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ था, एक्चुअल में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को लिया गया। ठीक है, और मतलब मैं आपको उससे बताऊं, जैसे आपने देखा है ना कि ब्लेड आती, ब्लेड रहती ना, उस ब्लेड की कितनी थिकनेस होती है, मिलीमीटर एक, वो भी अगर हुई तो, नहीं तो उससे भी कम होती है ना। ऐसे की थिकनेस, इससे भी कम थिकनेस वाले जो दो गैप बनाए गए, उसमें से क्या करा, इसको पास कराया गया। किसको पास कराया गया, आप ऐसे समझ लो, देखो मैं उसको इंटरफेरेंस आपको बता भी सकता हूँ, मैंने आपको शायद पहले बताया था, है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई एक क्या, हाँ वो लाइन कंटिन्यूसली जो आती है वो पैटर्न आता है, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। एक्चुअल में क्या हुआ था कि इंटरफेरेंस में, ये इंटरफेरेंस कैसे देखा गया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया, उसको दो स्लिट से पास कराया, उनकी बीच की जो थिकनेस थी ना स्लिट की, वो बहुत कम थी। ठीक, और वो जो गैप था वो भी खुद बहुत कम था, मतलब कुछ इस टाइप का था कि मान लो हमने क्या लिया कि एक सोर्स लिया ये, और उसको हमने पास कराया किसमें से, ये स्लिट्स में से। ठीक है, ये गैप बहुत कम है, इसका अभी अपन 3D डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ऐसा देखा गया कि जब यहाँ से ये जो सोर्स था, सोर्स कैसा था, मोनोक्रोमेटिक, यहाँ नहीं लिखे, सोर्स कैसा हो गया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स था। ठीक, जिसको बोल दिया अपन ने S। ये थे दो स्लिट, दो गैप, जिनकी थिकनेस अपने आप में बहुत कम थी, और ये बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं, तो अपन डायग्राम की वजह से इनको थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं। तो यहाँ से जब उससे लाइट को पास कराया गया, किसको, लाइट को जब पास कराया गया, तो लाइट जब यहाँ से होके गई, तो वहाँ पे ये स्क्रीन जो थी उस पर इसका क्या देखा गया, इंटरफेरेंस देखा गया। और इंटरफेरेंस में ऐसा हुआ कि सेंट्रल वाली ब्राइट फ्रिंज आई, फिर उसके बाद डार्क फ्रिंज आई, फिर उसके बाद फिर से ब्राइट फ्रिंज आई, फिर उसके बाद डार्क फ्रिंज आई, और सबकी थिकनेस जो आई वो बराबर आई, है ना। तो उससे ये पता लगा, क्या चीज़ पता लगी, ऐसा कुछ पैटर्न मिला था स्क्रीन पे। ये तो हो गया हमारा ब्राइट, फिर ये क्या हो गया, डार्क, तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज आई, फिर उसके बाद फिर फर्स्ट मैक्सिमा आया, ये तो कौन सा हो गया अपने, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर ये क्या हो गया, फर्स्ट मिनिमा, फिर उसके बाद क्या आया, फर्स्ट मैक्सिमा, फिर वापस से क्या आई, एक डार्क फ्रिंज आई, और ये जो पैटर्न जो ऊपर आए वो के वही किधर आए, नीचे आए। ठीक, और ऐसे के ऐसे ही पूरे इसके अंदर पैटर्न आना स्टार्ट हुए। तो ये ऐसा सब क्यों हुआ, फिर जब इस पे सारी चीज़ देखी गई तो फिर क्या पता लगा कि ये जो सोर्स था, कौन सा, ये जो आप मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो सोर्स ले रहे थे, ये कंटिन्यूसली इन दोनों स्लिट्स को क्या कर रहा था, लाइट प्रोवाइड कर रहा था। इसलिए दोनों क्या बन गए, कोहेरेंट सोर्स बन गए, जिनके बीच में क्या हुआ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे एक नई वेव का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे एक नई वेव का फॉर्मेशन हुआ। जब ये वेव्स जाके एक दूसरे से मीट करी, तो अलग अलग डिस्टेंसेस पे, जहाँ पे इनके बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई का, या यूँ कह सकते हो कि पाई का इवन मल्टीपल आया, वहाँ पे तो ये क्या बन गए, मैक्सिमा, और जहाँ पे पाई का ऑड मल्टीपल आया, वहाँ पे ये क्या बन गए, मिनिमा। या ऐसे कह सकते हो, जब पार्ट डिफरेंस की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आई, तो वहाँ पे मैक्सिमा बन गए, और जहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आया, वो क्या बन गए, मिनिमा बन गए। तो ये पैटर्न यहाँ पे आया, और सबकी विड्थ जो थी वो इक्वल आई,
सबकी विड्थ क्या थी, इक्वल आई, और इंटेंसिटी भी क्या देखी गई, सेम देखी गई। और ये पैटर्न कहाँ तक नजर आए, जहाँ तक कि इनके बीच में क्या थे, गैप। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे 3 लैम्डा था तो अपन मैक्सिमा बनाना स्टार्ट करते थे तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा, फिर मैक्सिमम कहाँ जाते थे, 3 लैम्डा तक। वैसे यहाँ पे भी क्या हुआ कि ये जिनके बीच का जो गैप था उसी के बीच के गैप के बराबर यहाँ पे क्या है, पैटर्न मिलना स्टार्ट। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना था वो था इंटरफेरेंस किसका, 2 स्लिट से ये सब बनाने का। तो उसी के चीज़ से अपन बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसे एक्चुअल में इसके अंदर होता क्या है, अलग अलग चीज़ें, ये पैटर्न यहाँ मिले है ना। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, पहले नंबर का मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस बनाने से, दूसरा इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी सबकी सेम आती है। इसमें और डिफ्रैक्शन में केवल एक ही डिफरेंस है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, डिफ्रैक्शन हो गया जैसे एक गैप से अगर मैं ऐसे कुछ बोलने लगूंगा तो आपने देखा होगा इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैं ऐसे नॉर्मली बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे ही मैं ये बोलूँगा तो ऐसे बोलने से क्या हो रही है, आवाज़ की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। कारण ये होता है डिफ्रैक्शन। जब किसी गैप से अगर आप किसी वेव को प्रोड्यूस कराते हो तो वहाँ पे ये जो एजेस होती ना, ये जो भी एजेस है, वहाँ से क्या होता है, नई वेव्स का फॉर्मेशन होता है। और नई वेव का फॉर्मेशन होने की वजह से वो नई वेव एक दूसरे के लिए कोहेरेंट सोर्स का काम करती है, जिनके पास सेम फ्रीक्वेंसी होती है और वहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब वो एक दूसरे से मिलती है तो उनके जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आते हैं वो पोजीशन डिपेंडेंट आ जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं पे मैक्सिमा कहीं पे मिनिमा बन रहे होते हैं। डिफ्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है, इसमें भी यही होता है। पर डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, इंटरफेरेंस को आप स्मॉल वेवलेंथ के लिए भी देख सकते हो, डिफ्रैक्शन को स्मॉल वेवलेंथ के लिए देखना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे इंटेंसिटी जो होती है ना वो क्या होती है, पोजीशन डिपेंडेंट आती है। मतलब आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो जैसे सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा, फिर धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, उनकी जो ब्राइटनेस है मैक्सिमास की वो क्या होती जाएगी, एक्सपोनेंशियली कम होती जाती है, जिसकी वजह से ये तो कम विजिबल होते हैं और ये भी कम विजिबल होते हैं। ठीक है ना। तो और ये देखो मैं आपको बताऊं, तभी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, फ्लैश लाइट जो होती है ना, फ्लैश लाइट को अपन जो बनाते हैं तो वहाँ पे वो जो एजेस बनाते हैं, मतलब वो जो उसका गोल शेप देके रखते हो ना मोबाइल के पीछे, तो आपने देखा होगा जो बिल्कुल बीच में रहता है, मतलब आप जहाँ फोकस करते हो, जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि मेरे पे फ्लैश गिरे, तो आप क्या करोगे, ज़्यादातर ऐसे मैनेज करोगे कि वो स्क्रीन के बीच में रहे। ठीक, और फिर उसके बाद अपन क्या कर देते हैं, उस पर फोकस कर देते हैं कि ये, तो वहाँ तक का सारा ब्राइट रहेगा, फिर उसके बाद बाकी सारे क्या रहते हैं, डार्क ही रहते हैं। तो जहाँ पे आपने फोकस कर रखा था वो तो ज़्यादा ब्राइट हो गया, धीरे धीरे ब्राइटनेस क्या होती गई, कम होती गई। वैसे ही इसके अंदर भी होता है डिफ्रैक्शन के अंदर। तो डिफ्रैक्शन ज़्यादातर जो होता है ना वो साउंड के लिए देखा जाता है। किसके लिए देखा जाता है, साउंड के लिए, क्योंकि लाइट के लिए देख पाना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि एक तो इतना स्मॉल गैप क्रिएट करना है ना, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो किस ऑर्डर की होती है, एंगस्ट्रॉम की, जबकि साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा ऑर्डर की होती है ना। और साउंड की वेलोसिटी कम होती है इसलिए वेवलेंथ वहाँ पे उसकी भी ज़्यादा होती है फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली है तो इंटरफेरेंस ही, बस उसके अंदर हमने 2 सोर्स को क्या बना दिया, मोनोक्रोमेटिक बाय द यूज ऑफ ए सिंगल सोर्स, और उनको जब वहाँ से पास कराया तो ये दोनों कोहेरेंट सोर्स बन गए और उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस और सेम फ्रिक्वेंसी की लाइट आई। ठीक, और वहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिले जिनकी सबकी इंटेंसिटी सेम थी, सबकी चौड़ाई भी सेम थी, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता है डिफ्रैक्शन के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है ना वो ज़्यादा विड्थ का होता है और बाकी सब क्या होते हैं, कम विड्थ के होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन होता है, सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन में। इसमें क्या देखा गया कि सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम विड्थ के होते हैं, सबके पास इंटेंसिटी भी क्या होती है, सेम होती है। अब अपन इसके अंदर ही डिफरेंट चीज़ें देखेंगे कि इंटरफेरेंस से क्या चीज़ें होती है, मतलब ये तो अपन एक्सपेरिमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि यहाँ पे मान लो स्लेब लगा दी जाएगी तो क्या होगा, इसको किसी दूसरे मीडियम में लगा देंगे तो क्या होगा। तो अलग अलग केसेस इस एक्सपेरिमेंट के बाद अपन देखेंगे। मतलब ये अगर हमें को समझ में आ जाएगा, हालांकि देखो अपन ने इंटरफेरेंस बाय द वे किसी भी फॉर्म में इसको पढ़ लिया है, जो मैंने आप लोगों को इसके पहले एग्जाम्पल कराए थे। इसका थ्योरेटिकल पार्ट करने के बाद उसके बाद अपन ये देखेंगे कि अलग अलग पॉइंट में जब स्लिट लगा दी जाती है या ऑप्टिकल पाथ लेंथ आ जाती है तो वो क्या होती है।
ठीक है। तो अब देखो इसका डायग्राम आप बनाने लगोगे तो क्या आएगा, ये कुछ ऐसा था। ये गैप बहुत स्मॉल थे, ठीक है। यस, ठीक। यहाँ से जब वेव गई और यहाँ से भी जब वेव गई तो फिर इनके क्या हुए, इंटरफेरेंस होना स्टार्ट हुए, और यहाँ से और फिर यहाँ पे स्लैब बनना स्टार्ट हुई ऐसी। फिर उसके बाद पहली ब्लैक लाइन आई, फिर उसके बाद डार्क, फिर ये ब्लैक, फिर उसके बाद डार्क। ये ऐसे समझ लो कि ऐसे पैटर्न है, ब्राइट डार्क, ये ब्राइट हो गया फिर ये डार्क हो गया। इनकी थिकनेस बराबर बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई ना, सबकी जो थिकनेस है वो बराबर थी। तो यहाँ पे भी ये थिकनेस बराबर करने के लिए अपन ने इसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया। तो ये ब्राइट हो गई, फिर उसके बाद डार्क आई, फिर उसके बाद ये फर्स्ट मैक्सिमा, फिर ये सेकंड मिनिमा, फिर ये सेकंड मैक्सिमा, फिर ये थर्ड मिनिमा, ऐसे कंटिन्यूसली वहाँ पे पैटर्न मिले और सबकी जो विड्थ थी ना वो इक्वल थी। ठीक है। तो आप अगर कभी भी मान लो ऐसा कुछ बनाना चाहते हो तो पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, गैप बहुत कम उसके होने चाहिए, मिलीमीटर से भी कम के ऑर्डर के। ठीक, क्यों होने चाहिए वो उसका कारण अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये जो बन के आते हैं ना, ये पैटर्न जो बनते हैं वो खुद उनकी चौड़ाई मिलीमीटर के ऑर्डर की होती है। अब मिलीमीटर के ऑर्डर की चौड़ाई होती है तो आपको, अब देखो लाइट की वेवलेंथ है वो होती है एंगस्ट्रॉम के अंदर। जब वो लाइट इसके अंदर गिरेगी तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, फ्रिंज विड्थ जो होती है ना वो होती है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अब लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, इसका मतलब अगर आपको अच्छा फ्रिंज पैटर्न देखना है, ये सब अच्छे से देखना चाहते हो आप, तो इसके अंदर क्या चीज़ें होती है कि आपको यहाँ पे जो ये गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो इस ऑर्डर का होना चाहिए कि वो वेवलेंथ से ज़्यादा बड़ा नहीं हो, तब जाके आपको यहाँ पे पैटर्न क्या होगा, अच्छे से देखने को मिलेगा। इसके लिए जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो कम्प्लीटली डार्क रूम होता है पहली चीज़ तो, है ना, क्या रहता है, कम्प्लीटली डार्क रूम। और ये होता है एपरेटस बेस्ड, मतलब अपन खुद तो ये क्रिएट कर नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं कि जैसे CRO टाइप होते हैं ना जो स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, उस पर ये पैटर्न देखने को मिलते हैं। जो आपने देखा होगा ज़्यादातर ये पल्स वगैरह के लिए डॉक्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, इनको इंजीनियरिंग भाषा में बोला जाता है CRO। तो उसके लिए ज़्यादातर, उसमें ज़्यादातर देखे जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उनकी, इसमें तो अपन वो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जिस भी स्क्रीन पे तुम देखोगे उसमें तो ये बिल्कुल पास पास दिखेंगे। अब जैसे मैं कहूँ डार्क, ब्राइट, डार्क, ये जब बहुत पास पास आ रहे होंगे तो उनको डिस्टिंग्विश करना मिलीमीटर के ऑर्डर को, वो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या कर देते हैं, उसके अंदर जो मशीन वगैरह होगी उसमें तो अपन क्या कर सकते हैं, स्केलिंग बढ़ा सकते हैं ना, तो उसके अंदर अपन ज़्यादातर क्या करते हैं, पैटर्न को देखते हैं, जिससे आपको क्लियरली नज़र आता है कि एक बिल्कुल ब्राइट फ्रिंज आती है, फिर उसके बाद क्या आती है, डार्क फ्रिंज आ रही होती है, तो ऐसे कंटिन्यूस ऑर्डर में मिलते हैं। ठीक है, तो वही अपन देखने वाले हैं। तो इसके अंदर लिखो, मैं इसको देखो क्वेश्चन की फॉर्म में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन की फॉर्म में मैं इसलिए करवा रहा हूँ, क्या होता है कि ज़्यादातर आप लोगों से ये YDSC तो हम तो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो अपना तो काम इंटरफेरेंस का, इंटरफेरेंस किसी भी फॉर्म में पढ़ा दिया जाए। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इससे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो पॉसिबल क्वेश्चंस उसके अंदर अगर आप लोग याद रखोगे तो बढ़िया है। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज YDSC? व्हाट इज YDSC? लिखो, when a monochromatic light source, when a monochromatic light source is placed near to the slit of very small thickness, separated by a very small distance and screen is placed at very small distance, नहीं very small नहीं, कहीं भी रख सकते हैं. Screen is placed at capital D distance from the slit slit, then due to Huygens theory when source emit light on S1S2 these S1S2 become the new source of vibration. These S1S2 become the new source of vibration are called as primary wavelet. And formation of two new waves take place when that waves overlap or interfere to each other,
interfere on each other at some point the intensity were found maximum or bright fringe take place and at some point intensity were found minimum or dark fringe take place and fringe pattern observed this phenomena is called as YDSC. This phenomena is called as YDSC. सेकेंड क्वेश्चन लिखो. Why slit act as a coherent source? Why slit act as a coherent source? इसमें लिखो since light supplied to the S1 S2 is of same frequency which is emitting the light supplied to S1 S2 is of same frequency and that source is emitting light continuously towards S1 S2 and both the source have constant phase difference. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नहीं, इसी में लिखना, पहले तो वाली चीज़ भी लिखाऊँ क्या? अगर मान लो फेज डिफरेंस वेरी कर रहा होता है इन दोनों सोर्स के बीच का, तो वहाँ इंटरफेरेंस आता ही नहीं, तो वो लिखाने का कोई वो नहीं है. नेक्स्ट लिखो, वाई फ्रिंज विड्थ इज़ वेरी स्मॉल.
वाई फ्रिंज विड्थ इज वेरी स्मॉल। फ्रिंज विड्थ स्मॉल क्यों होती है? ठीक है, सिंस the wavelength of light incidence is in order of angstrom, since the light incident is in order of angstrom and the slit width is very high as compared to wavelength. Slit width is very high as compared to wavelength. So the ratio of lambda and small d, so the width of lambda and small d is very small, ठीक है। याद करने की चीज़ें क्या क्या है? पहली चीज, हाइजीन ने बोला था कभी भी लाइट जाएगी तो वो क्या होती है, उसके वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। दैट्स वाई आई हैव मेड यहाँ पे कौन सा है, स्फेरिकल कर्व बना रखे हैं कि ये वेव फ्रंट की फॉर्म में जा रही है। दूसरा, उसने कहा था जहाँ भी वो स्ट्राइक करेगी they will become the new source of vibration, that's why these are primary wavelets। ठीक है, अब ये नए सोर्स बन चुके हैं वाइब्रेशन के। अब हमें नहीं पता कि भैया यहाँ से कौन सी वेव आ रही है, कौन सी वेव आ रही है, पर इनके बीच में क्या हो गया, कांस्टेंट फेज डिफरेंस आ गया। तीसरा, यहाँ से जब ये वापस नए सोर्स से वाइब्रेशन जाएंगे तो ये देखो वापस से पॉइंट सोर्स है तो वापस से स्फेरिकल फॉर्म में क्या हो रही है, लाइट जा रही है, उसके वेव फ्रंट की फॉर्म में गई। ठीक, फिर ये क्या हुआ, जहाँ पे ये मीट कर रही होगी अकॉर्डिंग टू देयर पाथ डिफरेंस, तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो पोजीशन डिपेंडेंट आ जाएगा, वही a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई का अंडर रूट से। ठीक, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखा कि सेंट्रल में पाथ डिफरेंस 0 होता है, इसलिए यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बोला गया और यहाँ पे ये ब्राइट फ्रिंज आई और उसके बाद अल्टरनेट ऑर्डर में ये सारी चीज आई। नेक्स्ट पॉइंट याद करने का, सबकी विड्थ जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो पैटर्न आते हैं दीज आर हाइपरबोलिक कर्व्स। कैसे आते हैं, हाइपरबोलिक कर्व्स आते हैं, जिसको मैं आपको अगर अच्छे से बताना चाहूँ तो ये ऐसे आते हैं, थोड़ा सा रहेंगे तो स्ट्रेट ही, पर ये हाइपरबोलिक कर्व्स ऐसे होते हैं ये। तो ये एक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में अपने को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो कर्व आते हैं वो प्लेट नहीं आके क्या आते हैं, हाइपरबोलिक कर्व्स आते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी सबकी क्या होती है, बराबर होती है, मतलब जितनी डार्क की इंटेंसिटी होगी, हालांकि डार्क की इंटेंसिटी कैसी होगी, पर सारी जितनी डार्क जैसी जिस इंटेंसिटी होगी वो सारी की सारी उतनी इंटेंसिटी की है। वैसे ब्राइट वाली जैसी सेंट्रल होगी बाकी सारी भी वैसी की वैसी ही रहने वाली है। एंड दैट्स वाई आई ड्रॉ द इंटेंसिटी कर्व, जिसके अंदर सबका जो मैक्सिमा हो रहा है, देखो यहाँ पे सेंट्रल वाले का मैक्सिमा मिनिमा पे मैंने यहाँ पे वो बना रखा है, फिर वापस से मैक्सिमा, फिर क्या बना रखा है, मिनिमा। तो ये इंटेंसिटी कर्व ऐसा आता है। जब अपन डिफ्रैक्शन में देखेंगे ना तो ये वाला ज़्यादा आएगा, फिर ये पीक कम होते चले जाते हैं, तो वो डिफ्रैक्शन के अंदर होता है। ठीक है, तो अभी जल्दी से बना लो, जितना बन जाए तुम्हारे से 2-5 मिनट के अंदर।
कहाँ से म्यूट हुआ यार ये? जितनी डार्क की आधा म्यूट हो गया, लास्ट का ये बताए, वापस बताना पड़ेगा, कवर कर सकते हैं अभी तो। ये देखते रहा करो बीच बीच में, पता नहीं क्या है। अभी तो हरीना आवाज, एक पता चले फिर से बोले कुछ नहीं है। अरे चलो तुम लोग एक बार फिर से सुन लो, अगर उसमें देख लेना भाई, अब तो चल रहा होगा। आवाज़ सुन के छोड़ दिया मैंने तो। हाय हाँ भाई, देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया है। ये S1 S2 इनके बीच का गैप अपन ने स्मॉल d माना हुआ है, और यहाँ से कैपिटल D डिस्टेंस पे स्क्रीन रखी है, ठीक है। तो यहाँ से जब S से वेव चली S की तरफ, और यहाँ से नया जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ वो गया P पे, और S2 से जो वेव चली वो भी वहाँ P पे जाके मीट करती है, मतलब P इज द पॉइंट वेयर इंटरफेरेंस इज टेकन। अब यहाँ पे क्या है कि मान लिया ये जो P पॉइंट है वो सेंट्रल मैक्सिमा से, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट, तो ये वाला यहाँ से y डिस्टेंस पे हमारे इंटरफेरेंस आ रहा है। तो हमने क्या करा, S1 से पैरेलल डिस्टेंस ली जो कहाँ पे जाके मीट कर रही है A पे, और S2 से पैरेलल डिस्टेंस ली ये कहाँ पे जाके मीट कर रही है B पे। तो हमें पता है कि जब मैं पार्ट डिफरेंस लिखूंगा तो मैंने ये चीज बोली थी कि देखो यहाँ पे नॉर्मली केस में तो क्या होता है कि यहाँ कुछ नहीं दे रखा होगा, पर अगर अपन इसको डिफिकल्ट करेंगे तो हो सकता है वो यहाँ पे मीडियम चेंज कर दे या फिर कोई स्लिट वगैरह लगा दे। तो हमेशा जो पार्ट डिफरेंस लेना है वो कहाँ से लेना है, सोर्स से लेना है, ठीक है। तो मैंने ये चीज बोली कि देखो सोर्स से लेंगे तो S2 से S से चलने वाली P जब S2 के थ्रू गई तो S2 प्लस S2P हो गया, और S से चल के P पे पहुंचने वाली जो रे जब S1 से गई तो ये SS1 प्लस S1P हो गया। तो पार्ट डिफरेंस इसमें से इसको माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें दिख रहा है SS1 और SS2 बराबर है, तो यहाँ पे डेल्टा x क्या आएगा, S2P माइनस S1P आ गया। तो कुल मिला के मुझे पार्ट डिफरेंस के लिए S2P में से S1P को माइनस करना है, ठीक है। अब मैंने S1P के लिए कौन सा ट्राइंगल लिया, S1AP ये वाला। तो हमने देखा ये वाली लेंथ जो है वो y माइनस डी बाई टू है, और ये बेस इसका कैपिटल D है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस निकाला, S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। फिर जब S2P निकालना है तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया जिसमें परपेंडिकुलर y प्लस डी बाई टू हो गया, और बेस कितना हो गया, वापस से कैपिटल D। फिर यहाँ से S2P के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली। फिर जब इक्वेशन B में से A को माइनस किया तो यहाँ से S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर आया, तो वो वैल्यू जब हमने निकाली तो वो आई 2ID। अब मैंने ये चीज बताई कि ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन है, इससे भी बहुत कम है और 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये लाइंस क्या है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो इसका मतलब S1P और S2P को ऑलमोस्ट अपन कैपिटल D के इक्वल ले सकते हैं। तो ये कैपिटल D मिलके दोनों क्या हो गए, 2D। तो यहाँ से 2D लिखा तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई, YD अपॉन कैपिटल D। फिर मेथड 2 के अंदर मैंने क्या चीज बताई कि डेल्टा x हमारा, अगर मैंने यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला कि S1P और CP बराबर हो जाए तो ये भी वही बात हुई। तो यहाँ पे देखो डेल्टा x की वैल्यू S2C आ गई। अब वो S2C के लिए मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया। अब ये वाले ट्राइंगल में देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, d साइन थीटा, और जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हैं, तो वहां से टेन थीटा की वैल्यू YD अपॉन कैपिटल D आ गई।
ठीक है। देखो अब आने वाली क्लास जो नेक्स्ट कल और परसों वाली है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन इसी YDSC के अंदर कभी स्लेब आएगी, कभी कुछ और आ रहा होगा, कभी अपन इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन वाली का करवाएंगे। कल यार 6 कब है? परसों। और 7 को तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्लास तो लगेगी यार। देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि अभी क्लासें लगवा लो ताकि अपन अपना रिवीजन चालू करें, और अगर तुम ये ऐसे कोर्स को लेट करना चाहते हो तो कर लो। हाँ अपन तो रख लेना यार सैटरडे को क्लास। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अपन देखो जहाँ 15 था भाई, तुम्हारे को एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स भी तो पढ़नी है ना यार। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज नहीं पढ़ना चाहते हो तो यूँ कह दो पोस्ट ऑफिस बॉक्स। मैं भूलता नहीं हूँ कोई चीज़ छूटी हुई हो तो। मैंने उस टाइम कहा था कि ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स हो गया या वर्नियर कैलिपर, एरर्स अपने, और तो इनके अलावा और कुछ तो नहीं छूटा हुआ है ना। अब एक गधे। कॉलेज में बहुत अच्छा करेगा तो सही में फेमस हो जाएगा जल्दी। कॉलेज में क्या है, ऐसे लड़के जल्दी उठते जो तो ज़्यादा स्माइल मत कर, अभी पहुंचा नहीं कॉलेज में। मेरे कहने का मतलब था अगर अपन मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लें तो कोई ऐसी चीज़ जो अपनी छूटी हुई हो, मैंने ऐसा बोला हो कि ये करवाएंगे और वो नहीं करवाया हो, जो मैंने नाम लिए हैं उनके अलावा, जैसे कि एरर इन मेजरमेंट, इसके अलावा कोई पार्ट। कम्युनिकेशन तो है ही नहीं, तो बस शुरुआत से लेकर लास्ट तक अपन ने। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो अभी आज क्या डेट हुई, 4 है ना। 2 लेक्चर ये इंटरफेरेंस और चलेगा, मतलब एग्जाम्पल से। अगले वाले में मेरे को मान लो एग्जाम्पल कराने पड़े और फिर उसके बाद थिन फिल्म इंटरफेरेंस कराने पड़ा, तो मतलब 6 लेक्चर हो जाएंगे इंटरफेरेंस के। आज चौथा हुआ है ना, तो 6 लेक्चर हो जाएंगे। फिर मेरे को 1 लेक्चर लगेगा डिफ्रैक्शन में और 1 लेक्चर लगेगा पोलराइजेशन में, ठीक है। क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं। डिफ्रैक्शन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पोलराइजेशन है। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि अगर कल क्लास लेते हैं 5 तारीख को, फिर होगी अपनी 7 तारीख को, फिर 7, 8 और 9, तो 9 तारीख को अपन वे ऑप्टिक्स कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना, 9 दिसंबर तक। फिर 9 दिसंबर के बाद अपन चालू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, है ना। मॉडर्न फिजिक्स में अपने को लगेगा ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, है ना। पर 10, 11 और 12 को क्लास नहीं होगी तुम्हारी। हाँ 10, 11, 12 को मैं नहीं रहूँगा, इसलिए तो 10, 11, 12 3 दिन नहीं होगी, तो 12 से मान लेते हैं अपन इफेक्टिवली। तो 13 को पहली क्लास। अब तुम्हारे को मॉडर्न फिजिक्स को ग्रिप करने में कितना टाइम लगेगा, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स यानी केमिस्ट्री वाला पार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। कितने लोग हैं जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में परेशानी होती है, और
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी परेशानियाँ होती है। बाकी को आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हम कोई नया लाएंगे हमारे क्या आइंस्टीन अलग आए थे क्या कि नहीं ये फिजिक्स के लिए अलग बनाओ। अच्छा चलो, फिर उसके बाद एक्सरे तो तुम्हारे पढ़ाते ही नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स तो पूरा ही फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब यूँ समझ लो कि तुम मेरे पे डिपेंडेंट हो ना तो बेवकूफ़ हो, क्योंकि देखो तुम आओगे मैं तुम्हारे को वही फार्मूला बताऊंगा कि भैया यही होता है। अब तुम कहोगे कि -13.6 हो सकता है मैं -13.6 बोल दूँ, पर रहेगा तो वही ना यार, तो वो कोई फ़र्क नहीं आएगा। और फिर आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या मतलब वो आपने अभी पढ़ा ही है, केमिकल काइनेटिक्स। क्यों? अरे नहीं, वो तो रिएक्टर पढ़ाएंगे। उन्होंने हमारे से कहा है कि आप हमारा कुछ पार्ट करा देना, वो कंटिन्यूस वाली है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम कराएंगे, तो वो रिएक्टर वाला वो कराएंगे। इस पे डील सेट हुई है हमारी, है ना। मतलब उन्होंने हमारे को एक बड़ा पार्ट दे दिया तो हमने उनको एक छोटा पार्ट दे दिया। तो वो थ्योरेटिकल पार्ट जो है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर, फिजन फ्यूज़न रिएक्शन जो होगी वो वाले उसके अंदर आएगा, केमिस्ट्री के अंदर, है ना। तो अपने पार्ट रहेगा ज़्यादातर एक तो रेडियो एक्टिविटी का और एक मास डिफेक्ट वाला, जो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जिसमें स्टेबिलिटी कर्व वगैरह जो उन्होंने बताई दिए होंगे कि पहले न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर बराबर होते हैं, फिर धीरे धीरे न्यूट्रॉन बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे, तो उसकी रिएक्शंस होगी वो अपन उसके अंदर देखेंगे, ठीक। पर उसमें रहेंगे ज़्यादातर फार्मूला ही, रेडियो एक्टिविटी के अंदर भी रहेगा तो फार्मूला ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई अलग रहेंगे। हाँ ये रहेगा कि जैसे हो सकता है उन्होंने जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं कराए होंगे, थोड़े बहुत अपन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और कर लेंगे, पर वो ऐसा मत करना कि मैं पूछूं भैया देखो ये होगा ना, तो तुम ऐसे ही देख रहे हो ये क्या चल रहा है। तो ऐसा तो मत करना यार कि तुम्हारा अलग ही चलता रहे सीन। कम से कम तुम्हारे जो केमिस्ट्री, पहले देखो मैंने ऑर्डर बता दिया, मैं सबसे पहले पढ़ाऊँगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तुम्हारे केमिस्ट्री के अंदर से जितना छान के तुम पढ़ के आ सको ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो पढ़ आना, ठीक है। फिर उसके बाद अपन फोटो इलेक्ट्रिक के बाद वो जो आपको बताया होगा आइंस्टीन ने फिर उसको करेक्ट किया था, पहले डी ब्रोगली